क्या बताए थे? बायोमोलिकुल्स। देखिए बायोमोलिकुल्स के बारे में बता रहे हैं। बायोमोलिकुल्स जैव अणु, यही है ना। देखिए बायोमोलिकुल्स में हम आपको बताए थे कि जीवों के शरीर में, किसी भी जीवों के शरीर में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को, अणु को बायोमोलिकुल्स कहेंगे। जीव के शरीर के बाहर जो भी रहता है निर्जीव पदार्थों में, वो बायोमोलिकुल्स नहीं होगा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स होगा। वो बायोमोलिकुल्स दो प्रकार का होता है। बायोमोलिकुल्स दो प्रकार का, पहला है माइक्रोमोलिकुल्स, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म अणु। सूक्ष्म अणु। और दूसरा है मैक्रोमोलिकुल्स, इसको हम लोग बोलेंगे बृहत अणु। बृहत अणु। तो एक है सूक्ष्म अणु और दूसरा है बृहत अणु। तो सूक्ष्म अणु की अगर बात करते हैं तो यह जो है अपेक्षाकृत छोटा होता है। सूक्ष्म अणु जो है बृहत अणु से क्या होगा, छोटा होगा। ये जो है अपेक्षाकृत छोटे अणु होते हैं। ये जो है स्मॉलर होता है, स्मॉलर यानी छोटे होते हैं, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, लार्जर, मतलब कि बड़े अणु होते हैं। दूसरी बात है कि सूक्ष्म अणु को तोड़ करके और इससे भी छोटा अणु बनाया नहीं जा सकता है, समझ गए ना। यानी इसे तोड़ करके और छोटा नहीं बना सकते हैं। जबकि बृहत अणु को तोड़ेंगे तो पुनः क्या बन सकता है, सूक्ष्म अणु बन सकता है, समझ गए ना। यानी कि ये सूक्ष्म अणु और बृहत अणु। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूक्ष्म अणु को जो है कोशिका झिल्ली से पार कराया जा सकता है, मतलब सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आर पार हो सकता है, लेकिन बृहत अणु कोशिका झिल्ली से आर पार नहीं होता। इसीलिए सूक्ष्म अणु को पचाया जाता है, बृहत अणु को पचाया जाता है, सूक्ष्म अणु बनाया जाता है। डाइजेशन में यही होता है, यानी भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन या पाचन कहलाता है। तो यही है जैव अणु। और जैव अणु के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे जो है, देखिए इसे तोड़ करके और छोटा नहीं किया जा सकता है। ये कोशिका झिल्ली से पार हो सकता है, लेकिन ये तोड़ करके छोटा बनाया जा सकता है, ये कोशिका झिल्ली से पार नहीं कर सकता। तो क्या कीजिएगा ना कि जैव अणु ऐसे बनाइए, दोनों हेडिंग देकर कैसे, इसके दोनों तरफ लिखाएंगे। चलिए बनाइए तो पहले से।
ए वाला नहीं लिखेगा, ये वाला अभी नहीं लिखेगा, ऐसे समझा, ये दोनों खाली उतारना, नीचे वाला मत लिखिए, हम लिखाएंगे अभी। चलिए इसको मैं लिखेगा तो कि यह अपेक्षाकृत छोटे अणु होते हैं, यह अपेक्षाकृत छोटे अणु होते हैं, यह अपेक्षाकृत छोटे अणु होते हैं, यह अपेक्षाकृत छोटे अणु होते हैं। जबकि इसको में लिखेगा, जबकि यह अपेक्षाकृत, जबकि यह अपेक्षाकृत, जबकि यह अपेक्षाकृत बड़े अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं। अच्छा अगला पद देखिए, ये जो है कोशिका झिल्ली से पार कर सकता है, ये कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से आर पार हो सकता है, जबकि यह जो है सेल मेम्ब्रेन से आर पार नहीं हो सकता है। ये कोशिका झिल्ली से विस्तृत नहीं होता, लेकिन ये कोशिका, जैसे ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर आना और कोशिका में से बाहर जाना, ये कौन कर सकता है? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म अणु कर सकता है। बृहत अणु ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बृहत अणु बड़े बड़े अणु होता है। कोशिका के अंदर जाने के लिए इसे क्या होना है? डाइजेशन होना है, पचना बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेगा कि यह अणु कोशिका झिल्ली, यह अणु कोशिका झिल्ली से विस्तृत नहीं हो सकते हैं, यह अणु कोशिका झिल्ली से विस्तृत नहीं हो सकते हैं, यह अणु कोशिका झिल्ली से विस्तृत नहीं हो सकते हैं। सॉरी, उल्टा लिखा गया, यह अणु कोशिका झिल्ली, इधर लिख रहे हो ना, यह अणु कोशिका झिल्ली से विस्तृत हो सकते हैं, लिखे, सॉरी, यह अणु कोशिका झिल्ली से विस्तृत हो सकते हैं, उसी का उल्टा उधर लिखेगा, यह अणु कोशिका झिल्ली से विस्तृत हो सकते हैं, जबकि उसके तरफ लिखेगा जबकि यह अणु कोशिका झिल्ली से, जबकि यह अणु कोशिका झिल्ली से विस्तृत नहीं हो सकते हैं, जबकि यह अणु कोशिका झिल्ली से विस्तृत नहीं हो सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, सूक्ष्म अणु में कौन कौन आएगा, है ना, और बृहत अणु में कौन कौन आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको में आपको पढ़ना है, सूक्ष्म अणु में एग्जाम्पल है इसका, पहला जल के बारे में, जल यही जो है सूक्ष्म अणु में आता है, यानी वाटर, इसका सूत्र क्या होगा? H2। उसके बाद दूसरा पढ़ना है इसको में लवण, यानी साधारण लवण, साधारण नमक, यानी साल्ट इसको कह सकते हो, साल्ट, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, यानी कि कॉमन साल्ट किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को, NaCl। साधारण नमक किसको कह सकते हो? साधारण नमक। तीसरा पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में,
ग्लूकोज। चौथा पढ़ना है एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल इसको हिंदी में कहेंगे एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल। पांचवा पढ़ना है फैटी एसिड। फैटी एसिड, वाष्यीय अम्ल। वाष्यीय अम्ल। तो देखिए इतना 5 को पढ़ना है सूक्ष्म अणु में। ये जो है सूक्ष्म जैव अणु है, ये सब कोश का झिल्ली से पार करेगा। आपको जानकारी के लिए दे दें, बता दें यहां पे कि बृहत अणु के लिए जो है देखिए ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, यानी इसको कहेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स। एमिनो अम्ल कोई चीज से बना, प्रोटीन से। और फैटी एसिड लिपिड से। लिपिड ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन। और एक है इसका एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। देखो बुआ, आप कहेगा यहां से कहा लिखे, आप ऊपर से भी लिख सकते हो, समझाने के चलते लिखे, कोई जोड़ने के यहां से लिखे एग्जाम्पल, यहां से हम कहा लिखे, जैसे सुनो ध्यान से, पॉलीसेकेराइड्स और इसको मैं ओलिगोसेकेराइड, समझेगा ध्यान से। सूक्ष्म अणु में जल, साधारण नमक जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वाष्यीय अम्ल, ये सूक्ष्म अणु है। पता है ये सूक्ष्म ग्लूकोज, ये तो जल है, नमक है, ये तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन ग्लूकोज बहुत सारा अगर ग्लूकोज मिल गया तो क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट का रूप है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का 3 रूप होता है, सुनिए मेरे ध्यान से, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड भी एरा में आएगा, हम डायरेक्ट पॉलीसेकेराइड लिख दिए। तो पॉलीसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड ये सब कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो जब पॉलीसेकेराइड टूटेगा तो कौन में बदल जाएगा, ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकोज सूक्ष्म अणु है, यानी कि हम लोग जो खाते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप खाते हैं, पॉलीसेकेराइड, मुंह में गया पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। अब ये तो कोश का झिल्ली से पार नहीं कर सकता है ना, ये पार करेगा कोश का झिल्ली से, नहीं करेगा, जब तक कोशिका में नहीं घुसा तो अवशोषण नहीं माना जाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीसेकेराइड्स है, ये कोशिका झिल्ली में पार करने के लिए उसको कौच में बदल देना चाहिए, ग्लूकोज में। तो यही तो पाचन है, यानी पॉलीसेकेराइड को पचा करके हम कौच में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। और ये ग्लूकोज घुस सकता कहां, कोशिका के भीतर। तो बताइए जो कोशिका के आर पार होगा वो न सूक्ष्म अणु होगा जी। क्या भात जो खाते हो स्टार्च है, रोटी खाते हैं स्टार्च है, क्या वो कोशिका में घुसेगा, उसको घुसने के लिए उसको कोची में बदलना चाहिए, ग्लूकोज में बदलना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट वाला है जो। उसी तरह से अगर हम दाल खाएं, दूध पिए, मीट मछली खाएं जिसको में प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन खाए तो प्रोटीन घुसेगा कोशिका में, नहीं घुसेगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है, बृहत अणु है। तो इसको कोशिका के अंदर घुसने के लिए कौची में बदलना है, यानी अगर ये दीवार, सुनिए ये दीवार अगर प्रोटीन है, अगर ये दीवार प्रोटीन है तो प्रत्येक ईंट इसका क्या हो गया, अमाइनो एसिड, समझ गए। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाता है, प्रोटीन। बहुत सारा ग्लूकोज मिलके क्या बनाता है, पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट, समझ गए। उसी तरह से लिपिड, लिपिड किसको में, तेल में है, घी में है, डालडा में है, तेलीय चीज में है।
वो जो है कोशिका झिल्ली से पार नहीं कर सकता है। ये टूटेगा और टूट के कुछ में बदल देगा फैटी एसिड। यानी अगर ये दीवार लिपिड है तो प्रत्येक ईंट क्या हो गया? फैटी एसिड। बस ये अम्ल है ना। तो इधर ये सब हो गया सूक्ष्म अणु, ये हो गया बृहत्तन। आप यहां से भी लिख सकते हो, ये सामने सामने हम आपको समझावे के चलते इसे कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। यानी बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, बहुत सारा अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाएगा, और बहुत सारा बासी अम्ल मिलकर के लिपिड बनेगा। एक उल्टा समझिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमीनो अम्ल बनेगा, और लिपिड को तोड़ेंगे तो बासी अम्ल बनेगा। ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो दोनों साइड में एग्जाम्पल ऐसे करके उतारिए, यही सब पढ़ाएंगे इसके बारे में। चलो इसी इस पर बैठ जाओ, अभी थोड़ा सुन चुआ है, यहाँ पे बैठ जाओ, इसको दिखाना पड़ेगा जरा सुन, हल्का सा चूहा है। कहाँ से आती है? यहीं से आती है। देख, 2-3 लाइन छोड़ देगा। देखो क्या करो ना तुम, कि ये दोनों मोबाइल है तुम्हारे पास, हाँ तो देख लीजिएगा उसको। मैं आज का वीडियो रिकॉर्डर में सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, तो पता चलेगा आपको। या ये दोनों के बाद कुछ लिखा है, एग्जाम्पल है दोनों साइड में। ये जो है ना, एक जरूरी नीचे ये तो समझाए है, सामने सामने से भी उतार सकती है। कब रिजल्ट निकल रहा आप लोगों को कुछ पता है? रिजल्ट आप लोग का कब निकलेगा? 29 को? अभी तो इंटरवल अभी नहीं आया है। 22 को बढ़ा रहा है डेट। बोर्ड ऑफिस है। अरे डेट बढ़ाते रहता, सोशल मीडिया पर डाल देता, कभी 20 तारीख, कभी कुछ कभी कुछ। होली के धुक धुक प्राण कर दिया सबके। होली के बाद पहला ही निकाल देता तो लड़कन से रिलैक्स हो जाता। अगर होली के पहले नहीं निकला तो मैट्रिक वाला का तो चांस कम ही है कि होली के पहले निकले।
इंटरवल निकाल सकता है कोई, लेकिन कोई गारंटी हमको नहीं लगता है। आप लोग को अप्रैल में ही निकलेगा। तो आज पढ़ाएंगे जल के बारे में, ठीक है। पहले पढ़ाएंगे जल के बारे में, उसके बाद नमक के बारे में, उसके बाद ग्लूकोज के बारे में, उसके बाद इम्यूनो अम्ल के बारे में, उसके बाद बसी अम्ल के बारे में। फिर जब खत्म हो जाएगा तो बृहत अणु में चलेंगे, पॉलीसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे, उसके बाद प्रोटीन पढ़ाएंगे, उसके बाद लिपिड पढ़ाएंगे। और न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लिक एसिड जो लिखे है ना, न्यूक्लिक एसिड दुनिया गो है दुनिया में। न्यूक्लिक एसिड दो गो है, सुनिएगा, डीएनए और यही दो, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक, डीएनए एंड आरएनए। समझिएगा ध्यान से। तो आप कहिएगा कि डीएनए का सूक्ष्म रूप कौन होगा, आपने बताए, सुन लीजिए ध्यान से। डीएनए का जो सूक्ष्म रूप है अब वो है न्यूक्लियोटाइड। इसको आगे पढ़े, न्यूक्लियोटाइड। जब जैसे फैटी एसिड मिल करके लिपिड बनाना, उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड मिल करके कुछ बनाता है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए कोच का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, याद रखिएगा। डीएनए आरएनए कोच का बना होगा, न्यूक्लियोटाइड का। जैसे देखो, ग्लूकोज मिल करके क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाया, प्रोटीन। फैटी एसिड, बसी अम्ल मिलकर क्या बनाया, लिपिड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाया, डीएनए चाहे आरएनए। डीएनए आरएनए को क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ कि न्यूक्लिक अम्ल, हिंदी में इसको कहेंगे। डीएनए का पूरा नाम आप जानते हो, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सब पढ़ाएंगे डीएनए आरएनए के बारे में। लेकिन ये जो पढ़ेगा ना, इस चैप्टर में जो डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ाएंगे, वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि डीएनए कौन कौन केमिकल का बना हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि डीएनए जो है 3 तरह के केमिकल से बना होता है, फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। फिर फास्फेट H3PO4 और नाइट्रोजनी क्षार जो है 2 रूप में होता है। नाइट्रोजनी क्षार कितने रूप में, 2 रूप में, पायरिमिडीन और प्यूरिन के रूप में। समझ गए ना, पायरिमिडीन और प्यूरिन के रूप में। पायरिमिडीन के साथ एडेनिन और पायरिमिडीन के साथ थायमिन और साइटोसिन होता है, थायमिन और साइटोसिन। अब प्यूरिन के साथ एडेनिन और गुआनिन होता है। तो ऐसे करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये डीएनए बता, तो केमिस्ट्री बताया जाएगा डीएनए का, आरएनए का केमिस्ट्री बताया जाएगा। लेकिन 12th में पढ़ना है डीएनए के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है, माता पिता का जो अनुवांशिक गुण है उसको बच्चे में कैसे ट्रांसफर होता है, उसका नाम है जेनेटिक्स, है ना। जो 10वां मेजरमेंट पढ़े हुए भी होगा, मेंडल्स लॉ में है, मेंडल के नियम, है ना, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड। तो हम और ज्यादा डिटेल से पढ़ना 12th में, समझ गया ना। तो ये रहा आपका सूक्ष्म अणु और बृहत अणु, जैव अणु, ये सब है। हाँ, इतने दुनिया में अणु थोड़े है। मैं उस अणु की बात करूंगा जो जीवों के शरीर में रह कर करके उसको जीवन को क्या है, बनाए हुए है। बताइए, जल के बिना जिंदा रहेगा जी। नमक भी जरूरी है, ग्लूकोज तो यूनिट एनर्जी, तुरंत क्योंकि एनर्जी कौन है, मीठा लगना किसका अधिकार है, सिर्फ ग्लूकोज का, और कुछ नहीं। अगर आपको कोई जहर भी दे दिया अब मीठा दे लगे तो समझो कि स्वीट पॉइजन दे दिया, है ना, मीठा जहर।
मतलब साथ ग्लूकोज मिला है छिपाने के लिए जहर को, तो मीठा लगना सिर्फ ग्लूकोज का अधिकार है, समझ गए। और एमिनो अम्ल, फैटी एसिड, ये सब हमारे शरीर में पाया जाता है। आप सुनिए ध्यान से, आप कार्बोहाइड्रेट खा करके खाइएगा, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आप तुरंत एनर्जी के लिए खाते हैं। याद रखिएगा, कोई भी जीव को तुरंत एनर्जी चाहिए तो क्या खाएगा, इतना में से क्या खाएगा, कार्बोहाइड्रेट खाएगा। तो सुनो ध्यान से, पहले हम जो बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट आप खाइएगा तब उसको पचाना होगा ना, तब ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज में बदलना होगा, जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा आपके शरीर में एनर्जी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि रोटी खाए, चावल मतलब कि भात बनाकर उसको खाए, है ना, आलू में स्टार्च है, तो ये सब खाए तो कार्बोहाइड्रेट का बृहत अणु आप खाए, और खाने के बाद जब पचा तो कोच में बदल गया, ग्लूकोज में, तो ये एनर्जी देगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन खाते हो तो तुरंत एनर्जी के लिए प्रोटीन नहीं खाया जाता, वो रिजर्व के लिए, रिजर्व बैंक की तरह काम करता है। जब प्रोटीन खाएगा तो मसल्स बनेगा, सलमान खान, है ना, मसल्स जो बनेगा ना वो कौन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो अगर आप चाहते कि मसल्स बने तो प्रोटीन खाना होगा। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं, है ना, अगर वेजिटेरियन है तो आप दूध पी सकते हो, आप क्या कहते हैं दाल पीजिए, दाल खाइए, दाल में है प्रोटीन, है ना, सोयाबीन में है प्रोटीन, वेजिटेरियन की बात हो गया। और नॉन वेजिटेरियन है तो मछली, कुछ कहना ही नहीं है, मछली, मांस वाला जो भी चीज है, फ्लैश वाला आप खा सकते हैं, उसको में प्रोटीन है। तो वो जो खाइएगा तो तुरंत एनर्जी के लिए नहीं है, वो जाकर के कोची के रूप में जमा हो जाएगा, एमाइनो एसिड के रूप में जमा हो जाएगा। और अगर कोई लिपिड खाता है, जैसे घी खाया, मक्खन खाया, क्या बोलते हैं, तेल का कुछ अंश है वो खाया, तो जानते हैं वो ये फेंक देगा उसको, वो फैट जमा होकर के मोटा, देख के रिक्शा वाला भाग जाएगा, जितना मोटा हो जाएगा। अब देखिए, तो फैटी एसिड जमा होगा तो आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाएगा। तो प्रोटीन और लिपिड ये दोनों के दोनों बैंक की तरह क्या हो गया जी, जमन हो गया। पहले समझो बुआ, इधर समझो, बात को समझिए हम क्या बता रहे हैं। प्रोटीन और लिपिड खाए, देखिए प्रोटीन और लिपिड खाए तो ये दोनों जमा हो गया, रिजर्व हो गया विकट परिस्थितियों के लिए। ज्यादा आप कमाइएगा, प्रोटीन कौन खाएगा, अरे जो ज्यादा पैसा लगाएगा, तो ज्यादा कमाइएगा तो क्या करिएगा, कुल खर्चा कर दोगे। विकट परिस्थितियों के लिए बैंक में बैलेंस करते हो, जमा करते हो, कि हो सकता है कि 10 दिन बीमार पड़ गया, ना कमा रहा है, तो बैंक में से निकाल के खाएगा ना बेचारा। तो ये बात है। तो यहां पर वही है, जो प्रोटीन और लिपिड हम लोग की तरह जमा है बैंक की तरह। अब विकट परिस्थिति में कैसे मदद करता, हम आपको एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। लेकिन देखिए, कितनो अमीर हो, कितनो रिच मैन हो, कितनो अमीर हो, उसको रोटी और भात खाना ही पड़ता है। कैसे, जैसे अब कितनो अमीर है, डेली मुर्गा चिवा के रहेगा जी, कितनो अमीर है वो भात जरूर खाएगा, भले एक्स्ट्रा चीज में जेच खाए, लेकिन एनर्जी के लिए, तुरंत एनर्जी के लिए उसको स्टार्च खाना होगा। तो आलू में स्टार्च है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड का रूप है। तो देखिए, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट खाया तो रोटी खाए, या फिर चावल भात खाए, या फिर आलू खाए, या फिर कोई बहुत सारा फलों में जो फल है उसको में भी स्टार्च है, जैसे सेब वगैरह में जो गुद्दा है उसमें स्टार्च है। तो वो जो खाया कार्बोहाइड्रेट, वो तुरंत पच करके क्या बना दिया, ग्लूकोज। तो तुरंत एनर्जी के लिए हम लोग को भात खाना पड़ेगा, रोटी खाना पड़ेगा। ये खत्म हो जाता आपके शरीर के एक्टिविटी में, दौड़े, हंसे, खेले, शरीर की एक्टिविटी देखे, तो ये प्रतिदिन की जरूरत है। लेकिन अगर आप दाल पीते हो, सोयाबीन खाते हो, मीट मछली खाते हो, है ना, ये सब जमा होगा, जमा हो कर करके आई रहेगा विकट परिस्थिति में। जब आप
भात खाना बंद कर दोगे, रोटी खाना बंद कर दो, तब ये काम करेगा। लिपिड भी ये सब दोनों जमा कर लिया। अब सुनिए, मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, समझिए एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं इसके बारे में। कोई लड़का है जो एक लौता बेटा है, आप लोग में से कोई है तो हल्ला न करिएगा, सुनिएगा। कोई एक लौता बेटा है और वो बड़ी ज्यादा मतलब कि दुलार में रहता है। उसका माँ बाप असाधारण परिवार का है बेचारा, उतना बड़ा परिवार है नहीं। और रूस गया, कोची लगी महा के लिए, महा समझते हो, एकदम बुलेट के लिए। और 2.5-3 लाख में बुलेट मिलता है। अब कहता कि हमको वही चाहिए महा। आप सुनो, तो हम ये समझा रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको समझाना क्या चाहते हैं जो समझिए। तो लड़का जो है पूरा दम भूख हड़ताल कर दिया, हम नहीं खाएंगे। मम्मी पापा सोचा अरे भूख लगेगा तो क्या खाने खेबे करेगा, बड़ी जिदिया लड़का, वो सोच लिया क्या तो हम खरीदवाही करेंगे। वो क्या किया कि रात भर, मतलब कहने का मतलब 10 रात बज गया, माँ बोली बेटा खा लो, पापा रे खा लो, तो ना हम कहे तो महा चाहिए। आज तरीके अब देखो, उसको रोटी और भात लेके उसका गार्जियन खड़ी है लेकिन खाया नहीं। अब रात भर खेबे न किया। जब रात भर नहीं खाया तो उसके शरीर में ग्लूकोज तुरंत देने वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं ना लिया बुझी। अब जो पहले से इकलौता था, खाया पिया था, ये जो बनेले था, तब मीटिंग करता है कि अरे खाया नहीं जी, अब हमने पर बारी कहा आ जाएगा। तो कहा तब प्रोटीन जो अमाइनो एसिड में बदला था यहां पर, ये टूट करके कुछ बना देगा। कहीं बचा ही ना तो मार जेते, थोड़े 1-2 दिन में भूखे में मर जाएगा। तो ये देखिए जो जमा किए थे वो टूट के कुछ बना रहा, ग्लूकोज। बच गया बच्चा, मरा नहीं। लेकिन एकदम जिद्दी है, फिर गया सुबह में खाने के लिए, ना हमको महा चाहिए। ज्यादा नौटंकी कर रहा है। बस ये तो टूट करके जितना था, बहुत ज्यादा जिद्दियल है, ये टूट करके तो ग्लूकोज बना था, तो है नहीं। तो लड़का वह क्या हो जाएगा, दुबराएगा ना, तो घसकेगा। और तब कहता कि बचाओ, तक तू ही बचा ही, अब हम तो हट खत्म। तो ई फैटी एसिड जो ई बनाया था घी वगैरह खा के, तो ई फैटी एसिड टूट करके कोची बना देगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब ई बचा रहा है एनर्जी दे दे के। अब येहू खत्म, अब तो आंखों खुलना बंद। और ले गया हर साल की भांति इस साल कहा डॉक्टर के पास। क्या हुआ इसको, तो बताया गया समस्या की बड़ी जिद्दी ले, खाना नहीं खा रहा था ये। अब बताओ, जब सुनिए डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा कि डॉक्टर जानता है कि अगर उस समय कहेगा कि हेलो लो भात खाओ, पचाएगा नहीं पचाएगा। तो डॉक्टर जानता है कि ये अब हम उसको देंगे भात खाने के लिए, या मतलब कार्बोहाइड्रेट देंगे तो पचेगा नहीं, उसको डायरेक्ट कोची भेजो, टाटा देहात में पानी चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो। पानी चढ़ावे का मतलब क्या हुआ, काल वाला कुइया वाला नहीं, उसको स्लाइनिंग होता है, उसको में कोची रहता है, ग्लूकोज। अब बताओ उसको भोजन ना देकर डायरेक्ट कहां पहुंचा रहा है। अरे हम लोग खाना खाते पचाते तक कोसके में ना जाता ग्लूकोज बन के, ये पचावे के ना पचल पचावल भोजन दे रहा, कहा कि पचाएगा तो है नहीं। तो जो डायरेक्ट है, जैसे कोई बाबा धाम जाता है भोले बाबा के यहाँ जल चढ़ाने के लिए, तब कोई देखिएगा घुसुकते घुसुकते जाएगा, कोई धीरे धीरे जाएगा, कोई दौड़ के जाएगा, और कोई कहा हम हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। आखिर तो भोले बाबा के पास पहुंचा ना। तो डॉक्टर को करा कि तब तो घुसुकते घुसुकते नहीं बचेगा, तुमको हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचा देते हैं। यानी कि कोशिका में जो हम लोग जो खाते, मुंह में जाता है ना, उसके बाद पाचन होता है, लार ग्रंथि लार निकालता, टाइलिन एंजाइम आता तो उसको तोड़ता, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता, तब माल्टोज बनाता, फिर जाके अमाशय में जाता, वहां पर फिर बचता, फिर छोटी आंत में जाता। इतना प्रक्रिया के बाद इतना देरी में तो ही ठाकुर तो गियो।
बचेगा। तो इसको बचाने के लिए कहा कि नहीं, इसको पाचन की क्रिया वाला कहानी छोड़ो, इतना पचने के बाद तो कोशिका में जाएगा, तो क्यों ना डायरेक्ट कोची में घुसा रहा है, एरेमेंट्स लाइनिंग होता है। अरे हम लोग को पचेगा तब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा जी, भोजन पचने के बाद। अब ब्लड सर्कुलेशन के बाद ना कोशिका में जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया ग्लूकोज को, पानी चढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन में भेजता है, और डायरेक्ट भेज दिया, कहा कि इसको अब शोषण ना डायरेक्ट भेजो, भेजा, एनर्जी मिला, और चाहिए महा ना, अब ना चाहिए महा, है ना, अब जाइए दीजिएगा। तो देखिए ग्लूकोज बताइए, यानी कि प्रोटीन और लिपिड रिजर्व चीज है ना। आई तो कोशिका के सेंटर पर रहता है, मतलब केंद्रक में, डीएनए आरएनए आनुवांशिक चीज है, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सूक्ष्म अणु और बृहत अणु, यानी सब मिला जुला के आप ये समझिए कि बृहत अणु को पचाने की जरूरत है, सूक्ष्म अणु को पचाने की जरूरत नहीं है। इससे तोड़ करके और छोटा नहीं किया जा सकता, जबकि इसको तोड़ करके कोची में बदल सकते हैं, सूक्ष्म अणु बदल, समझ गए ना। तो आज हम चालू करेंगे जल के बारे में, फिर पढ़ाएंगे नमक के बारे में, फिर पढ़ाएंगे ग्लूकोज के बारे में। ये जहिया खत्म हो जाएगा तो फिर बृहत अणु में पॉलीसेकेराइड पढ़ाएंगे, फिर प्रोटीन पढ़ाएंगे, फिर लिपिड पढ़ाएंगे, तब ये चैप्टर खत्म होगा। हो सकता है जब तक रिजल्ट निकल जाए तब शुरू से चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन चैप्टर तो आज चालू कीजिएगा जल के बारे में, बीच इसको बंद कर दीजिए और लिखेगा जल यानी वाटर। वाटर यानी जल, इसका सूत्र क्या होता है, H2O। देखिए यहां पर जो हम जल पढ़ाने जा रहे हैं, केमिस्ट्री वाला अपने तरीका से पढ़ाएंगे, उसको में ये बताएंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किसको कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको किससे कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये मेरा भी पढ़ाना जरूरी नहीं है। जल के बारे में सबसे पहले यही जानिए कि वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जल एक रासायनिक यौगिक है। क्या है जी, ये रासायनिक यौगिक। सबसे पहला पॉइंट समझिए ध्यान से, इधर केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का मतलब हुआ रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक है ये, यौगिक, रासायनिक यौगिक, यह एक रासायनिक यौगिक है जो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। कोई दिक्कत? तो पहला सेंटेंस यही लिखिएगा, लिखिएगा कि जल एक रासायनिक यौगिक, ब्रैकेट में लिख सकते हो केमिकल कंपाउंड, जल एक रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड होते हैं। जल एक रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड होते हैं जो 2 हाइड्रोजन परमाणु, जो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया आपका जल के बारे में। अब देखिए देखिए जल की अगर बात करेंगे तो हम अभी भी बताएं कि केमिस्ट्री वाला अपने स्तर से पढ़ाएंगे अगर पढ़ाएंगे तो, लेकिन बायोलॉजी में इसके आधार पर इंपॉर्टेंस पढ़ना है। ये
बायोलॉजी में जल का इंपॉर्टेंस पढ़ना है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। ये हमारे शरीर में रह के क्या कर रहा है, अगर जल ना रहेगा तो क्या होगा, ये कितना कितना इंपॉर्टेंट काम करता है, इसका तो बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, यानी कि एक इसको में एक छोटा सा हेडिंग देंगे हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, दोनों का ही एक ही मान होता है, और सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। देखिए इंपॉर्टेंस से कहो चाहे सिग्निफिकेंस कहो, दोनों ही चलते लिखे कि इंपॉर्टेंस भी लिखा रहेगा कभी कभी और सिग्निफिकेंस, ये दोनों में से हम एक को लिख सकते थे, लेकिन आपको जानकारी के हम दोनों लिख दें कि कभी कभी किताब में सिग्निफिकेंस लिखा रहेगा, कभी इंपॉर्टेंट, तो कोई बात नहीं, उसका इतनी क्या होता है, महत्व, यानी जल का महत्व। बैठ जाओ बाबू पीछे। जल का महत्व, जल का महत्व, जल का महत्व। देखो बुआ, जल के महत्व की अगर बात करते हैं तो सुनिए ध्यान से, अब लिखिए उखेगा नहीं, अब कल लिखाएंगे, पहले समझिए इसको क्योंकि टाइम हो चुका है। जल के महत्व की बात करते हैं, यही इंपॉर्टेंट, यही रह जाएगा हेडिंग कल के लिए। जल का बहुत सारा महत्व है, वो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन एक हम बता देते हैं कि वाटर इज द ग्रेट सोल्वेंट विच डिजोल्व बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल द मेनी नंबर्स, अधिक संख्या में, समझ गए, यानी जल जो है एक महान घोलक है, घोलक माने जिसको में अधिक से अधिक चीज घुल सके। जल एक ऐसा यौगिक है जिसको में दुनिया में सबसे ज्यादा चीज एरे में घुलता है, कुछ चीज है जिसमें नहीं घुल पाता है, जैसे फैट वगैरह जल में नहीं घुलेगा, है ना, और कुछ है जो जल में नहीं घुलता, लेकिन अधिकतर चीज बहुत दिन तक रहे तो रहे, लेकिन एक दिन ना एक दिन उसको क्या कर देगा, घुला देगा, कोई तुरंत घुल जाता, कोई देर, जैसे चीनी डालिए थोड़ा देर में घुल जाएगा, नमक डालिए थोड़ा देर में घुल जाएगा, अब उसको में कागज डालिए तो भी घुलेगा, लेकिन क्या लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे गल 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 के खत्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जल में सबसे अधिक कार्बनिक और अकार्बनिक चीज घुलता है, ये जल का महत्व है। इसीलिए तो जल को देखिए, भोजन को पचाने में जल का अहम भूमिका है। अब खाना खाइए पानी ना पीजिए तो क्या घुल जाएगा, अरे पचा हुआ भोजन जूस ना है, पचा हुआ भोजन जूस बन जाता है, उसी का अवशोषण होता है, समझ गया ना। तो जल बहुत बड़ा ग्रेट सोल्वेंट है, ग्रेट सोल्वेंट मतलब महान घोलक है, इसको में सबसे अधिक संख्या में कार्बनिक और अकार्बनिक चीज घुलते हैं। अब बहुत महत्व है, जल का महत्व है प्रकाश संश्लेषण में भी, जल ही ना कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर करके अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस सब और बहुत सारा बात है जिसको इसको चर्चा हम कल करेंगे और लिखाएंगे भी, ठीक है, आज रह दी।